नमस्कार बच्चों। तो आज हम लोग देखने वाले हैं बेसिक मैथ का पार्ट 9। और इसके पहले जो है हम लोगों ने क्या कवर किया था उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। तो इसके पहले हम लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कवर किया था पार्ट 8 में, है ना। और इसमें बेसिक बेसिक चीजें देखी थी कि पोजीशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट। डिस्टेंस फार्मूला निकाला था, है ना, कि ओरिजिन के साथ कैसे निकालते हैं डिस्टेंस, है ना। तो डायरेक्टली कोऑर्डिनेट का स्क्वायर का सम करके रूट ले लेते हैं और फिर दो डिफरेंट पॉइंट से दिया हुआ तब हम लोग डिस्टेंस फार्मूला कैसे निकालते हैं, यूज करते हैं। तो ये इस तरह से, और ये ऑलरेडी आप क्लास 10 में ही पढ़ चुके थे, इससे आप फैमिलियर हो, है ना। और यहाँ पे कुछ फार्मूला वगैरह देखा था कि कैसे यूज करते हैं हम लोग, है ना, डायरेक्टली। तो ये चीजें देखी थी और फिर हम लोग इसमें एक नई चीज सीखे थे और वो था क्या, स्लोप के बारे में, है ना। तो स्लोप को हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं, tan थीटा से। तो tan थीटा की जो वैल्यू होगी वो स्लोप की वैल्यू होगी। पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, अनडिफाइंड भी होता है tan थीटा। तो स्लोप अनडिफाइंड का मतलब क्या होगा सर, इसके बारे में भी हम लोग सीखे सीखे थे यहाँ पे, है ना। तो एक तो स्लोप को हम लोग डिफाइन किए थे क्या, tan थीटा से। तो अगर थीटा डायरेक्टली गिवन है तब तो कोई बात ही नहीं है ना। यहाँ पे कुछ एग्जांपल देखा था, तब तो कोई बात नहीं है। लेकिन अगर थीटा डायरेक्टली गिवन नहीं है ना, तो थीटा अगर डायरेक्टली गिवन नहीं है तो हम लोग के पास एक मेथड क्या आया था कि कुछ ना कुछ तो देगा। तो क्या दिया, कोऑर्डिनेट दिया था, है ना, 2 पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया था। तब हम लोग स्लोप कैसे निकालेंगे, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मेशन किया था और उसका सिंपल सा फॉर्मूला लगाया था, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस करके। तो यहाँ से एक फॉर्मूला आया था। अब इस फॉर्मूले का यूज कैसे करेंगे, तो इसके लिए कुछ एग्जांपल्स लिया था मैंने, है ना, कि 2 पॉइंट दिया है ना, किसी भी लाइन का, है ना, और इसके हेल्प से आपको स्लोप निकालना है। तो ये एक एग्जांपल लिया था। फिर दो स्पेशल केस लिया था। स्पेशल केस क्या लिया था कि मान लो कि अगर कोऑर्डिनेट सेम हो जाए, बाई कोऑर्डिनेट सेम हो जाए, या यहाँ पे मैंने लिया था एक्स कोऑर्डिनेट सेम हो जाए, तब सिचुएशन क्या होगी। तो आपने देखा था बाई कोऑर्डिनेट अगर सेम आ जाता है तो ऊपर जीरो आ जाता है, तो स्लोप जीरो आ जाती है। स्लोप जीरो का मतलब tan थीटा जीरो मतलब थीटा जीरो। इसका मतलब जो लाइन होगी वो कैसी होगी, हॉरिजॉन्टल होगी, है ना। जो भी लाइन होगी तो थीटा तभी जीरो होगा। और इस कंडीशन में क्या आया था, नीचे आ गया था जीरो। नीचे जीरो का मतलब आप जानते हैं अनडिफाइंड होता है ना। अनडिफाइंड का मतलब बहुत बड़ी वैल्यू होती है। तो ऐसा कब होता है, tan में 90 डिग्री पे अनडिफाइंड होता है। तो ऑब्वियसली ये जो लाइन होगी, है ना, जिस भी लाइन का स्लोप हम बता रहे हैं, और वो कितनी होगी, 90 डिग्री पे अलाइंड होगी। तो ये सारी चीजें अभी तक हम लोगों ने कवर किया। तो अब हम लोग कुछ और स्लोप के बारे में देखने की कोशिश करते हैं। तो चलिए हम लोग आते हैं स्लोप के बारे में, कुछ और भी बेसिक बेसिक चीजें सीखते हैं। चलिए सबसे पहले तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं स्ट्रेट लाइन की ही बात कर रहा हूँ, है ना। किसकी बात कर रहा हूँ मैं, स्ट्रेट लाइन की ही बात कर रहा हूँ। सर स्ट्रेट लाइन में क्या होता है कि जैसे मान लो ये कोई भी एक्सिस है ना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक है। स्ट्रेट लाइन में कोई भी लाइन है, मान लो ये पूरा इन्फिनिटी तक एक्सटेंडेड लाइन है ना। तो ये कुछ ना कुछ एंगल बना रहा होगा सर, थीटा, ठीक है। तो अगर मैं इसका कोई भी छोटा सा सेक्शन लेता हूँ, मान लो ये वाला सेक्शन ले रहा हूँ, तो अगर इसकी बात करूँ, मैं इसका स्लोप निकालना चाहूँ, तो पहले तो एंगल चाहिए सर। तो ये एंगल कितना आएगा, तो आंसर ये भी थीटा आएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल, है ना। ये दोनों इक्वल एंगल। और भी कोई सा सेक्शन ले लो आप स्ट्रेट लाइन में, ये भी सेम एंगल बनाएगा। इसका मतलब सर यहाँ पे स्ट्रेट लाइन के केस में क्या आ रहा है, थीटा कांस्टेंट आ रही है, थीटा चेंज नहीं हो रही। तो जब थीटा चेंज नहीं होगा तो tan थीटा भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। tan थीटा कांस्टेंट, इसका मतलब स्लोप क्या होने वाली है, कांस्टेंट होने वाली है। इसका मतलब हम लोग बोलते हैं क्या कि स्ट्रेट लाइन जो होती है वो ऐसी लाइन होती है जिसका स्लोप क्या होती है, कांस्टेंट होती है। और हम लोग बोलते हैं कि स्ट्रेट लाइन जो होती है उसका जो स्लोप है वो क्या होती है, स्लोप यूनिफॉर्म होती है, यूनिफॉर्म स्लोप लाइन। मतलब अगर आपको किसी भी सेक्शन का स्लोप पता है तो बाकी का भी आप स्लोप सेक्शन का बता सकते हो। चलिए यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब दिक्कत कहाँ पे आती है कि सर मान लो अगर ये तो स्ट्रेट लाइन था तो थीटा सेम था, कोई दिक्कत नहीं था, किसी भी सेक्शन का लिया मैंने। अगर यही कोई कर्व लाइन होता, है ना, कर्व होता, अगर ये ऐसा होता, कर्व होता। अब यहाँ पे आपको स्लोप बताना है, तो सबसे पहले तो सर मुझे कोई 2 पॉइंट चाहिए स्लोप निकालने के लिए, कोऑर्डिनेट चाहिए। तो मान लेता हूँ कि मैं ये 2 पॉइंट है, ठीक है, P1 एंड P2।
अब ये दो पॉइंट को हम लोग को क्या करना होगा, ज्वाइन करना होगा, है ना, तभी तो स्लोप बता पाऊंगा मैं, है ना, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मेशन करना पड़ता है, तो यहाँ पे तो मैं नहीं कर रहा हूँ उतना, है ना। तो ये जो एंगल थीटा बना रहा होगा, ये जो एंगल, ये जो लाइन ज्वाइन किया है, इसी को हम लोग tan लगा देंगे इसमें, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, स्लोप बोलेंगे। बट अब सोचो कि यहीं पे ये जो कर्व है, यहाँ पे मान लो कि ये पॉइंट तो एक तो मान लो P1 था और ये पहले था P2, ठीक है, तो अब भी ये कुछ एंगल बना रहा था ये लाइन। अगर ये P2 को मैं नीचे खिसका दूं, ठीक है, तो अब क्या लगता है, अब ये जो एंगल है वो सेम होगा या डिफरेंट होगा, आंसर इज डिफरेंट होगा। स्ट्रेट लाइन में ऐसा नहीं था, स्ट्रेट लाइन में थीटा हमेशा क्या आ रही थी, सेम आ रही थी, जबकि कर्व में क्या हो रहा है, कर्व में क्या हो रहा है, थीटा सेम नहीं आ रहा है, थीटा क्या आ रहा है, डिफरेंट आ रही है। इसका मतलब क्या होगा कि जब भी कर्व होगा तो स्लोप जो होगा अलग अलग सेक्शन का अलग होगा, स्लोप हर एक सेक्शन का सेम नहीं होगा, अलग अलग सेक्शन का स्लोप क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये नॉन यूनिफॉर्म होता है कर्व का जो स्लोप जो होता है ना। चलिए यहाँ पे कुछ और भी चीजें सीखने की कोशिश करते हैं, जैसे एक टर्म आता है क्या, स्लोप एट ए पॉइंट। सर स्लोप एट ए पॉइंट का मतलब क्या हुआ, स्लोप एट ए पॉइंट का मतलब क्या हुआ। तो हम लोग बात कर रहे हैं क्या, स्लोप एट ए पॉइंट की। तो चलिए फिर से स्ट्रेट लाइन पे ही आते हैं, हम लोग देखते हैं स्ट्रेट लाइन से कुछ समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि ये पॉइंट P1 है और ये पॉइंट क्या है, P2 है, ठीक है। कोऑर्डिनेट इसका कितना है, x1 y1, इसका कोऑर्डिनेट कितना है, x2 y2। सर यहाँ पे तो स्लोप मैं ऑलरेडी जानता हूँ कि क्या है, सिंगल पॉइंट का मतलब क्या हुआ, P2 को आप धीरे धीरे नीचे लेते आओ, ठीक है। अगर सिंगल पॉइंट है सिर्फ P1, तो सर स्लोप सिर्फ सिंगल पॉइंट से नहीं निकाला जा सकता है ना, क्योंकि स्लोप के लिए आपने पढ़ा है tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। सिर्फ सिंगल पॉइंट से हम स्लोप निकाल नहीं सकते, हमको दो पॉइंट चाहिए, है ना। तो फिर भी हम क्या कोशिश करते हैं कि अगर मान लो इस पॉइंट पे स्लोप निकालने की बोल रहा है, वो बात कर रहा है ना, यहाँ पे P1 पे, तो मैं क्या कर रहा हूँ, P2 को धीरे धीरे आप नीचे लेते हो, जैसे जैसे नीचे लेते हो, इतना नीचे ले आओ, इसको इतना नीचे ले आओ कि ये दोनों पॉइंट जो है वो क्या हो जाए, पास हो जाए एक दूसरे के, मतलब P2 को जस्ट पास ले आओ P1 के, है ना। तो जब P2 को जस्ट पास लाओगे आप P1 को, इतना पास कि जैसे एक नंबर होता है क्या, वन, है ना, जैसे मान लो कि कोई नंबर है वन और इसके जस्ट बाद वाला जो नंबर होगा वो क्या होगा, 1.0000000, आप जिंदगी भर गिनते रहो और लास्ट में मरने के टाइम क्या लगा दो, वन लगा दो, है ना। फिर जब दोबारा जन्म हो तो इस वन को मिटाओ और फिर से जीरो जीरो लगाते जाओ और फिर लास्ट में क्या लगा दो, मरने के टाइम, मतलब इतना छोटा, इतना क्लोज हो जाए। तो वहां पे होंगे तो दो पॉइंट, लेकिन इसको मैं एज्यूम कर सकता हूँ एज ए सिंगल पॉइंट। तो एट ए पॉइंट का मतलब यही हुआ, रहता दो पॉइंट है, लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं, ये दो पॉइंट इतने क्लोज होते हैं कि उसको हम लोग एज ए सिंगल पॉइंट ट्रीट कर सकते हैं, तो इसलिए बोला जाता है स्लोप एट ए पॉइंट। तो चलिए वो कैसे निकाला जाए। तो देखिए यहाँ पे मैंने P2 को क्या किया है, धीरे धीरे नीचे लाया है, तो ये वाला जो है, अब सोचिए इसको मैं जूम कर रहा हूँ, पॉइंट बहुत पास है लेकिन इसको मैं क्या कर रहा हूँ, जूम कर रहा हूँ 1000 टाइम्स मान लो, ठीक है। जूम करेंगे तो फिर से ये दो पॉइंट्स क्या दिखेंगे मुझे, दूर ही दिखेंगे, है ना। हालांकि ये है पॉइंट्स बहुत पास, लेकिन जूम करने पे ये कुछ इस तरह से भी दिख सकता है ना। और ये एंगल कितना है, थीटा, और यही tan थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो फिर से मुझे क्या करना होगा, इसका कोऑर्डिनेट और इसका कोऑर्डिनेट पता है मुझे, है ना। तो अब मुझे निकालना होगा, तो इसके लिए तो मुझे इस राइट एंगल ट्रायंगल में मुझे क्या चाहिए, ये वाला एक कोऑर्डिनेट चाहिए और एक ये वाला कोऑर्डिनेट चाहिए tan थीटा निकालने के लिए, स्लोप का मतलब tan थीटा, ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेट चाहिए। अब ये जो होगा, पहले जो क्या होता था, पहले सिचुएशन ऐसा था कि दोनों पॉइंट दूर दूर थे, तो यहाँ पे ये y2 माइनस y1 आया था, है ना। इसी को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, डेल्टा y लिखते हैं। और यहाँ पे क्या आया था, x2 माइनस x1 आया था, इसको हम लोग क्या लिखते हैं, डेल्टा x। तो अब सोचो अगर ये पॉइंट बहुत पास आता जाए, पास आता जाए, तो ट्रायंगल धीरे धीरे छोटा होता जाएगा, छोटा होता जाएगा।
तो ये जो डिफरेंस है बहुत ही छोटा हो जाएगा, बहुत ही छोटा। उस छोटे से डिफरेंस को अब हम लोग डेल्टा से रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, बल्कि डी से रिप्रेजेंट करते हैं, डीएक्स लिखते हैं। इसको क्या लिखते हैं? डी वाई। तो डीएक्स और डी वाई रियलिटी में क्या है? छोटा सा डिफरेंस। जैसे ये जो नंबर था ना, ये दोनों, है ना, सॉरी, ये दोनों जो नंबर था, है ना, तो ये दोनों नंबर का डिफरेंस निकालना है, उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं? छोटा सा डिफरेंस, डी वाई लिख रहा हूं मैं, है ना। तो अब tan थीटा अगर आप लिखोगे तो क्या लिखोगे? डी वाई बाई डी एक्स, सिंपली, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना, परपेंडिकुलर डी वाई हो गया और बेस कितना हो गया? डी एक्स हो गया। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्लोप एट ए सिंगल पॉइंट। तो रियलिटी में इसको कैसे हम लोग लिखेंगे? ये तो हो गया स्लोप। रियलिटी में इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, मैथ वाले जो है वो कैसे लिखते हैं? वो ऐसे लिखते हैं कि डेल्टा बाई बाई डेल एक्स लगाते हैं, लेकिन यही क्या करते हैं जब एक्स बहुत पास आ जाए, क्योंकि एक पॉइंट को तो पास ला रहा हूं मैं, है ना, तो एक्स टेंस टू जीरो, है ना, डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, जो डिफरेंस है वो बहुत ही कम हो जाए, डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो कर रहा हूँ, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कि डी वाई बाई डी एक्स बोलते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स फिजिक्स के बेसिस पे आप समझ सकते हैं कि हम लोग बेसिकली इसको समझ सकते हैं ऐसे कि बहुत छोटा डिफरेंस है ये रियलिटी में। उसको लिखने का तरीका ये है ना, सिर्फ डेल्टा एक्स ही क्यों सर, डेल्टा वाई भी तो होता है ना। तो आप जानते हैं कि एक्स जो होता है वो क्या होता है? एक्स को हम लोग क्या बोलते हैं? इंडिपेंडेंट एक्सिस, है ना। वाई को हम लोग क्या बोलते हैं? डिपेंडेंट एक्सिस। ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक्स हॉरिजॉन्टल लाइन पे होता है और एक्स पे ही क्या ड्रॉ किया हुआ रहता है? वाई ड्रॉ किया रहता है। इसलिए हम बोलते हैं क्या, कि ये इंडिपेंडेंट एक्सिस है और ये डिपेंड कर रहा है, वाई जो है एक्स पे डिपेंड कर रहा है, एक्स पे खड़ा है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप ऐसे भी मेंशन कर सकते थे, बट चूंकि वाई जो है डिपेंड कर रहा है एक्स पे, तो अगर एक्स डेल एक्स टेंस टू जीरो है, तो डेल वाई टेंस टू ऑलरेडी जीरो है, तो इसलिए इसको मेंशन करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर मैं डेल्टा वाई टेंस टू जीरो मेंशन करूँ तो फिर डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो मेंशन करना हो, क्योंकि डेल्टा एक्स जो है वो इंडिपेंडेंट है ना। तो अगर आप सिर्फ y मेंशन करोगे तो x भी मेंशन करो, लेकिन अगर आप सिर्फ x मेंशन करते हो तो y मेंशन करने की जरूरत नहीं। तो इसलिए यहाँ पे ये टर्म लगाया जाता है, तो हम लोग उससे डरेंगे नहीं, फिजिक्स वाले जो है ना, हम लोग सिंपल याद रखेंगे क्या? डी वाई बाई डी एक्स। तो स्लोप एट ए सिंगल पॉइंट अगर पूछा जाए तो डी वाई बाई डी एक्स सिंपली। और ये डी वाई है क्या सर? तो सिंपली डिफरेंस ही है, लेकिन कैसा डिफरेंस है ना, ये डिफरेंस ही है, लेकिन कैसा डिफरेंस है? दो पॉइंट बहुत ही पास है। अब आप सोचो कि दो पॉइंट अगर बहुत पास है ना, जैसे एक हो गया 4.00216 और एक पॉइंट हो गया कितना? 4.000964281, इस तरह से। तो दो, पहले तो सबसे पहले तो इसका डिफरेंस निकालना बड़ा ही मुश्किल है ना, क्योंकि आप इसको अप्रोक्सीमेट नहीं कर सकते ना। अगर आप अप्रोक्सीमेट करके डिफरेंस करोगे तो 4 - 4 आप जीरो लिखोगे हमेशा, है ना। तो एक तो परेशानी यहाँ पे ये आती है कि सर हम यहाँ पे अप्रोक्सीमेट नहीं कर सकते। तो पहले क्या था कि डेल्टा वाई था तो वहां पे फाइनाइट था, तो अप्रोक्सीमेट भी हम लिख सकते थे, डिफरेंस निकाल सकते थे, वहां पे जीरो नहीं आता। लेकिन यहाँ पे थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अब ये डिफरेंस निकालना बड़ा ही मुश्किल है, और डिफरेंस ही नहीं, दो दो डिफरेंस है और उसका रेशियो भी निकालना है। तो ये मैनुअली हम नहीं कर पाएंगे, है ना, जैसा कि पहले कर पा रहे थे, अब मैनुअली नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग फंस जाते हैं थोड़ा सा, तो इसलिए हम लोग कहाँ जाते हैं? मैथ वाले के पास जाते हैं, और मैथ वाले को बोलते हैं कि भाई देखो ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, हो रहा है, डिफरेंस नहीं कर पा रहा मैं, और डिफरेंस ही नहीं, डिफरेंस का रेशियो भी लेना है ना, तो ये नहीं हो पा रहा मुझसे। तो उन्होंने क्या किया, इसका सॉल्यूशन दिया और उसका नाम क्या रख दिया? डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन में हम लोग यही सीखते हैं, क्या सीखते हैं बेसिकली डिफरेंशिएशन में? मैथ वाले यही करके देते हैं कि दो जो पॉइंट है बहुत पास हैं, उसके कोऑर्डिनेट का, वाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, है ना, और एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, और उसका रेशियो करके देते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन। तो हम लोग कैलकुलस वाले पार्ट में एंट्री करने वाले हैं, और यहाँ पे हम लोग क्या सीखेंगे? अब डिफरेंशिएशन के बारे में सीखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल लेकर कोशिश करता हूँ समझाने की कि क्या परेशानी आ रही थी सर जब दो पॉइंट पास है। मान लो कि एक पॉइंट जो है 3,4 है फॉर एग्जांपल, और एक पॉइंट है जस्ट पास वाला, तो 3 से थोड़ा सा ज्यादा होगा, 3.00896 इस तरह से होगा, कॉमा वाई कोऑर्डिनेट भी जस्ट पास होगा, 4.00126, है ना। अब अगर आप यहाँ पे इसी तरह से ये बहुत ज्यादा बढ़ता रहेगा, अब यहाँ पे आपको सोचो कि डिफरेंस निकालना जो है ना बड़ा मुश्किल हो जाता है ना। आप अप्रोक्सीमेट भी नहीं कर सकते कि इसको 3 और 4 मान लें, 3 और 4 मान लेंगे
तो फिर tan थीटा अगर आप निकालोगे तो 0/0 आएगा, जबकि हम लोग जानते हैं कि अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो ऑब्वियसली 2 पॉइंट अगर पास है तो ऑब्वियसली जीरो नहीं आना चाहिए, 0/0 नहीं आना चाहिए, कुछ ना कुछ स्लोप है ना। तो यहाँ पे ये परेशानी आ जाती है। तो वही चीज़ों को दूर किया किसने, मैथ वाले ने दूर किया। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट क्लास में जो है पार्ट 10 में हम लोग एंट्री करेंगे किसमें, कैलकुलस। और वहाँ पे हम लोग सीखेंगे फिर डिफरेंशिएशन के बारे में एंड इंटीग्रेशन के बारे में सीखेंगे, जो कि बहुत यूजफुल है ना, हमेशा यूज होता है बहुत बार, है ना। इसके बिना तो आपका फिजिक्स चलने वाला नहीं है ना, ट्रिग्नोमेट्री के बिना भी नहीं चलने वाला है, इसके बिना भी आपको नहीं चलने वाला। ये सब बेसिक बेसिक रिक्वायरमेंट है, हमेशा जब भी आप जाओगे तो ये टर्म्स आपको दिखेगा ही दिखेगा। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे पार्ट 10 में।